कांग्रेस की आंतरिक कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ में भी पार्टी के लिए हालात बुरे हो रहे हैं और अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। राजनीतिक जानकारों का तो यहां तक कहना है कि कहीं महाराष्ट्र जैसी स्थिति छत्तीसगढ़ में भी ना हो जाए। दरअसल राज्य की भूपेश बघेल सरकार में पंचायत एवं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत मंत्री के पद से इस्तीफा देने के साथ यह कहते हुए खलबली मचा दी कि उनके धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को भेज दिया है। हालांकि सिंहदेव स्वास्थ्य और वाणिज्यिक कर विभाग में मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। उनका कहना है कि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कांग्रेस की है और फिलहाल वो कांग्रेस में ही रहेंगे, लेकिन जीवन में कई बार निर्णय लेने पड़ते हैं। इस्तीफे के एक दिन पूर्व उन्होंने संभाग के कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। टीएस सिंहदेव के इस निर्णय ने भूपेश बघेल कैबिनेट में भूचाल ला दिया है। बताया जा रहा है कि सिंहदेव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। काफी लंबे समय से दोनों के बीच तनातनी के कयास लगाए जा रहे थे। ऐसे में 4 पन्ने के इस्तीफे के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि उन्हें सरकार में दरकिनार किया जा रहा है। गौरतलब है कि टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को अब निर्णय ले लेना चाहिए। वहीं पिछले 3.5 साल के भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में न सिर्फ टीएस सिंहदेव की लगातार उपेक्षा की गई, बल्कि उन्हें कमजोर भी किया गया। टीएस के समर्थक विधायकों ने भी पाला बदल लिया। सिंहदेव के खास समर्थक माने जाने वाले विधायक भी अब उनके साथ नहीं हैं। अपने विभाग के कई कामकाज को लेकर उन्होंने भूपेश बघेल को पत्र लिखा, जिस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। लगातार उपेक्षा से उन्होंने अब सख्त रुख अपना लिया है। बता दें कि पहले प्रदेश में 2.5 साल के सीएम फार्मूले पर हमेशा चर्चा होती रही है। भूपेश बघेल हमेशा इससे इनकार करते रहे, लेकिन टीएस सिंहदेव ने इशारों में 2.5 साल के फार्मूले पर केंद्रीय नेतृत्व को निर्णय लेने को लेकर जोर दिया। हालांकि इस पर कोई निर्णय नहीं होने व लगातार सरकार में उपेक्षा से वे खासे नाराज चल रहे हैं। कई बार इसे लेकर वो दिल्ली भी पहुंचे, लेकिन अब तक निर्णय नहीं हो सका है। इस राजनीतिक खींचतान के बीच यह भी कयास लग रहे थे कि टीएस सिंहदेव पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा या आप ज्वाइन कर सकते हैं। टीएस सिंहदेव ने स्पष्ट किया है कि वे फिलहाल कांग्रेस नहीं छोड़ रहे हैं। अगला निर्णय भविष्य की गर्त में है। जीवन में कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनके धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। वहीं जब प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी तब से माना जा रहा था कि टीएस सिंहदेव के पास समर्थक विधायकों की संख्या ज्यादा है और वे सीएम बनेंगे। फिर जब भूपेश बघेल सीएम बने तो 2.5 साल के मुख्यमंत्री का फार्मूला सामने आया। लेकिन इस खींचतान के बीच न सिर्फ सिंहदेव की उपेक्षा होने लगी, बल्कि उन्हें कमजोर भी किया जाता रहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 90 विधानसभा क्षेत्रों का प्रवास शुरू किया, तब टीएस सिंहदेव ने उनके समानांतर दौरा कार्यक्रम जारी कर दिया। सरकार ने उन्हें हेलीकॉप्टर तक नहीं दिया, उन्होंने अपने खर्चे पर किराए का हेलीकॉप्टर मंगवा लिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में उनकी अनुशंसाओं की फाइलें भी डंप की जाती रहीं। सीएम के प्रवास के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने भी शिकायत की है कि सरकार में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों की ना तो प्रशासन सुन रहा है, ना मंत्री, ना विधायक। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। द्रौपदी मुर्मू को उद्धव ठाकरे के समर्थन के बाद महाराष्ट्र के सियासी समीकरणों के बदलने के संकेत मिलने लगे हैं। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे का यह कदम एकनाथ शिंदे से उनकी नजदीकी बढ़ाने वाला है। अगर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक साथ आ सकते हैं तो फिर भाजपा भी साथ आ सकती है। हालांकि यह बात फिलहाल दूर की कौड़ी लग रही है, लेकिन शिवसेना नेता के एक ट्वीट ने दूर की इस कौड़ी को करीब ला दिया है। शिवसेना नेता ने ट्वीट कर कहा कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच मुलाकात होने जा रही है। शिवसेना नेता दीपाली सैयद के इस ट्वीट ने राज्य की सियासत को नई हवा दे दी है। उन्होंने ट्वीट किया और कहा, यह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि अगले 2 दिनों में उद्धव साहब और शिंदे साहब शिवसैनिकों की भावनाओं पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर मिलेंगे। शिंदे साहब शिवसैनिकों की तड़प को समझते हैं और उद्धव साहब ने परिवार की मुखिया की भूमिका बड़प्पन के साथ निभाई थी। दोनों की मुलाकात की मध्यस्थता करने के लिए भाजपा नेताओं का धन्यवाद। इससे एक दिन पहले दीपाली सैयद ने एक और ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि आदित्य साहब जल्द ही कैबिनेट में शामिल होंगे। मातोश्री पर शिवसेना के 50 विधायक पेश होंगे। आदरणीय उद्धव साहब और शिंदे साहब एक हो जाएंगे। शिवसेना कोई गुट नहीं, हिंदुत्व का गढ़ है, उस पर हमेशा भगवा लहराता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। जगदीप धनखड़ को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया। इस बात से ममता बनर्जी का खुश होना तो बनता है, क्योंकि वे कई बार जगदीप धनखड़ को बंगाल से हटाने की मांग कर चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर कह चुकी हैं।
इसके लिए बकायदा उन्होंने खत भी लिखा था। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने ममता बनर्जी की बात मान ली? इतना ही नहीं, जब से ममता बनर्जी, हेमंता बिस्वा शर्मा और जगदीप धनखड़ की मीटिंग हुई, तब से ही न तो ममता बनर्जी उनके खिलाफ कुछ कह रही हैं और न ही जगदीप धनखड़ ने कोई नया हमला किया। आखिर दोनों के बीच बयानों की लड़ाई का यह अंत हुआ तो कैसे? जगदीप धनखड़ के राज्यपाल पद से हटने का ऐलान तो हो गया है, लेकिन उनके कार्यकाल की बात की जाए तो 30 जुलाई 2019 को उन्होंने ज्वाइन किया था और 30 जुलाई 2022 को उनके 3 साल पूरे हो जाते हैं। अगर 3 साल बाद किसी गवर्नर को किसी पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति बनाने का मौका मिलता है तो वह डिमोशन नहीं है। जगदीप धनखड़ को भी यह मैसेज दिया गया कि ममता दीदी के कहने पर हम डिसमिस कर रहे होते तो प्रमोट क्यों करते, फिर ये इनाम क्यों दिया जाता? ये कोई पनिशमेंट पोस्टिंग तो नहीं है। इसलिए सवाल है कि कौन जीता कौन हारा। हाल ही में दार्जिलिंग के गवर्नर हाउस में जगदीप धनखड़ के साथ ममता बनर्जी की करीब 2 घंटे से लंबी मीटिंग हुई। उसमें मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा भी आए थे। वे असम से स्पेशल फ्लाइट से दार्जिलिंग पहुंच गए थे। ऐसा क्या काम था जो ममता के साथ हेमंता को मीटिंग करनी थी? सबको पता है कि दोनों में झगड़ा है। कुछ दिन पहले भी दोनों लोगों ने कई बयान दिए थे। जिस दिन गवर्नर ज्वाइनिंग करने पहुंचे, उसी दिन सिलीगुड़ी में गवर्नर ने राज्य सरकार के खिलाफ कई बातें कही। ममता ने कहा था, हम बहुत बार आते हैं लेकिन गवर्नर साहब रहते ही नहीं। जब गवर्नर साहब आते हैं तो हम नहीं रहते। ममता ने कहा था, असम के मुख्यमंत्री के साथ भी तो दोस्ती रखनी चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में असम के बहुत लोग रहते हैं और असम में पश्चिम बंगाल के लोग रहते हैं। दोनों पड़ोसी राज्य हैं। जो भी पॉलिटिकल विचारधारा हो, लेकिन दोस्ती रखनी चाहिए। ममता ने कहा कि बहुत ज्यादा कोई पॉलिटिकल बातचीत नहीं हुई है और ज्यादा संदेह हो रहा था। ऐसा क्यों है? ऐसे में किसी को कंफर्मेशन नहीं है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बहुत खास माने जाते हैं। माना जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो बोलते हैं, हेमंता वही करते हैं। बीच में एक मीटिंग हुई थी जिसके बाद न ममता ने गवर्नर के बारे में कुछ बोला और न ही गवर्नर ने ममता के बारे में कोई टिप्पणी की। ऐसे में सवाल यह है कि ममता ने अभी गवर्नर साहब के मामले में चुप्पी साध ली है, कोई रिएक्शन नहीं दे रही। और पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने इतना ही कहा, उपराष्ट्रपति पद के बारे में तृणमूल कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग 21 जुलाई की शाम को करेंगे, क्योंकि 21 जुलाई को शहीद दिवस है। 19 जुलाई को एक मीटिंग होगी। इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष का कैंडिडेट कौन होगा। इसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी तो विदेश चले गए हैं। अब कांग्रेस की तरफ से कौन कैंडिडेट होगा पता नहीं है। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के लीडर हैं और जगदीप धनखड़ के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। पश्चिम बंगाल में सीपीएम यूनिट जगदीप धनखड़ के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहती है और वाइस प्रेसिडेंट एक ऐसी पोस्ट है जिसका राज्यसभा में बहुत ज्यादा महत्व है। जगदीप धनखड़ जब राज्यपाल नहीं रहेंगे तो क्या होगा? वैसे भी उनका व्यक्तिगत तौर पर दीदी के साथ बहुत अच्छा संबंध नहीं है। अगर कांग्रेस और लेफ्ट धनखड़ को सपोर्ट कर देते हैं तो किस बात की नाराजगी रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे और संजय राउत भले ही भाजपा पर तीखे हमले करते रहे हों, लेकिन हकीकत यह है कि पार्टी के टूटने का डर उन्हें बुरी तरह से सताने लगा था और उसे बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह और यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी को भी फोन किया। लेकिन सूत्रों का कहना है कि उद्धव ठाकरे को कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। सूत्रों का कहना है कि जब उद्धव ठाकरे को इस बात का एहसास हो गया कि अब उनकी कुर्सी नहीं बचने वाली, तब प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से बात करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन दोनों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सूत्रों का कहना है कि 21 जून 2022 को जब यह स्पष्ट हो गया कि एकनाथ शिंदे लगभग 26 एमएलए के साथ मुंबई से सूरत के लिए रवाना हो चुके हैं, तब शिवसेना प्रमुख और तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हरकत में आए। पहले उन्होंने बचे हुए विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, लेकिन जब सूरत के विधायकों को गुवाहाटी भेजा गया और उद्धव खेमे के और विधायक गुवाहाटी के लिए रवाना होने लगे तो उद्धव घबरा गए। सूत्र बताते हैं कि उद्धव ने अपने करीबी पूर्व कैबिनेट मंत्री के जरिए देवेंद्र फडणवीस से संपर्क किया। सूत्र बताते हैं कि उन्होंने खुद फडणवीस से बात की। उद्धव को जब एहसास हो गया अब वो विधायकों को नहीं रोक पाएंगे और बड़ी टूट हो गई है, तब उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को फोन किया।
सूत्रों का कहना है कि उद्धव ने फडणवीस को प्रस्ताव दिया कि भाजपा को सीधे उद्धव से निपटना चाहिए ताकि एकनाथ शिंदे को समर्थन देने के बजाय पूरी पार्टी उद्धव के साथ आ सके। लेकिन फडणवीस ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि चीजें काफी दूर तक निकल चुकी हैं। पिछले 1 साल में फडणवीस और उद्धव के बीच यह पहली आमने सामने की बातचीत थी। उद्धव ठाकरे को भाजपा नेतृत्व ने अमित शाह या प्रधानमंत्री मोदी से बात करने की सलाह दी। इसके बाद उद्धव ने अमित शाह और प्रधानमंत्री को भी फोन किया, लेकिन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। कहा जाता है कि ठीक इसी तरह 2019 में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उद्धव से बात करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया था। भाजपा तय कर चुकी है कि उन्हें बिना उद्धव ठाकरे के शिवसेना चाहिए। कुछ शिवसेना सांसदों ने उद्धव ठाकरे को खत लिखकर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने की अपील की थी। उन सांसदों ने मध्यस्थता का प्रस्ताव भी रखा था। जब सांसदों ने उद्धव से मुलाकात की तो उन्होंने सांसदों को 3 विकल्प दिए थे, लेकिन सांसदों ने भाजपा के साथ जाने का फैसला किया। उद्धव सांसदों को लगातार कहते रहे कि भाजपा के साथ जाने का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। यहां तक कि सांसदों को भी अभी तक भाजपा नेतृत्व से कोई प्रतिक्रिया तक नहीं मिली है। शिवसेना के कुछ कार्यकर्ता उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे का संदेश लेकर एकनाथ शिंदे के पास भी पहुंचे थे, लेकिन चूंकि इसे भाजपा नेतृत्व से कोई मंजूरी नहीं मिली है, इसीलिए ऐसा नहीं लगता कि शिंदे किसी भी स्थिति में आने को तैयार होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार गिरने के बाद भाजपा और शिवसेना के बागी विधायकों ने मिलकर सरकार बनाई। शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने और उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद से महाविकास आघाड़ी गठबंधन के लिए स्थितियां लगातार मुश्किल होती जा रही हैं। पहले तो एकनाथ शिंदे ने उद्धव की शिवसेना से 39 विधायक तोड़े और बहुत से निर्दलियों के समर्थन सहित कुल 50 विधायकों के समर्थन से मुख्यमंत्री बने। लेकिन शिंदे यही नहीं रुकने वाले। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद भी एकनाथ शिंदे की अब नज़र कांग्रेस और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के विधायकों पर है और कहा जा रहा है कि शिंदे कम से कम 15 एनसीपी और कांग्रेस विधायक तोड़ लेंगे। दरअसल एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि महाराष्ट्र से एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को 200 विधायक वोट देंगे। इससे राज्य की राजनीति में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी हैं और साथ ही एकनाथ शिंदे ने अपनी राजनीतिक हैसियत को भी और बड़ा कर लिया है। लेकिन मजे की बात यह है कि शिंदे के दावे के बाद एनसीपी और कांग्रेस हैरान परेशान हैं, क्योंकि इन दोनों पार्टियों के कम से कम 15 विधायक टूट सकते हैं। अपने दावे के हिसाब से राष्ट्रपति चुनाव के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मिशन 200 को अपने हाथों में लिया है, लेकिन वर्तमान में भाजपा और शिंदे समूह के पास कुल 170 विधायक हैं और जब से शिवसेना ने मुर्मू को समर्थन देने की बात की है, यह संख्या 185 विधायकों तक पहुंच गई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या एकनाथ शिंदे द्वारा घोषित 200 विधायकों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री की नज़र कांग्रेस और एनसीपी विधायकों पर है? और ऐसी चर्चा भी शुरू हो गई है। शिंदे को अपना वादा पूरा करने के लिए अभी भी 15 विधायकों के वोटों की जरूरत होगी। अब ये विधायक कांग्रेस और एनसीपी के पाले से ही आएंगे, इतना तो तय है। पर सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि एकनाथ शिंदे राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी विधायकों को तोड़ पाएंगे या नहीं। हालांकि एकनाथ शिंदे का जैसा सियासी सफर अब तक रहा है और पिछले कुछ महीनों में जो राजनीतिक परिपक्वता उन्होंने दिखाई है, उसके बाद उनके लिए शायद कुछ भी मुश्किल नहीं है। बता दें कि विधानसभा में कांग्रेस के 44 और एनसीपी के 53 विधायक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से धमाका हुआ है और इस धमाके के बाद हमेशा की तरह सबसे ज्यादा मिर्ची संजय राउत को ही लगी है। दरअसल राज्य में एकनाथ शिंदे की सरकार बनने के बाद से ही शिवसेना के अधिकतर नेताओं का कहना था कि उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे और भाजपा से सुलह कर लेनी चाहिए और इसके लिए उन्हें जिद और ईगो को किनारे रखकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का सहारा लेना चाहिए। लेकिन राज्यसभा सांसद संजय राउत को इससे ऐतराज था और शायद इसीलिए शिवसेना के अधिकतर विधायक और सांसद संजय राउत से बेहद नाराज हैं। इस बीच शिवसेना की पदाधिकारी दीपाली सैयद ने एक ट्वीट करके धमाका कर दिया। उन्होंने दावा किया कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 1 या 2 दिन में चर्चा के लिए मातोश्री में मिलेंगे। उनके इस ट्वीट ने राज्य की सियासत गरमा दी, पर यह देखकर संजय राउत भड़क गए। राउत ने सीधे दीपाली सैयद को सोच समझकर ट्वीट करने की सलाह दी। राउत ने कहा, दीपाली सैयद एक अभिनेत्री हैं, वो पार्टी के लिए काम करती हैं। मुझे नहीं पता उन्हें यह अधिकार किसने दिया। वो शिवसेना की नेता नहीं हैं, वो एक पदाधिकारी हैं, वो एक प्रवक्ता भी नहीं हैं। इसीलिए उन्हें इस तरह के बयान देते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। संजय राउत ने आगे कहा कि आने वाला समय तय करेगा कि शिंदे समूह साथ आएगा या नहीं। हम एक साथ क्यों नहीं आना चाहते, क्योंकि वे हमारे सहयोगी हैं, वे हमारे दोस्त हैं।
भले ही वे आज मेरी आलोचना कर रहे हों या उनकी मजबूरी है, भाजपा ने उन्हें मजबूर किया है। वो 2.5 साल से हमारे साथ सत्ता में थे, हमने उनकी कई समस्याओं का समाधान किया है, तो क्यों ना एक साथ आने के बारे में सोचा जाए। संजय राउत ने आगे कहा कि हमारे पास 7 मंत्री थे, लेकिन 2 मंत्री यहाँ काम कर रहे हैं। पिछले 15 दिनों से उनके बीच महाराष्ट्र कैबिनेट को लेकर चर्चा चल रही है। उन्हें यह भी डर है कि सरकार असंवैधानिक है, इसीलिए मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी हो रही है। विधायकों पर अयोग्यता की तलवार लटकी है। गौरतलब है कि शिवसेना के अधिकतर नेताओं की उद्धव ठाकरे से कोई खास नाराजगी नहीं है और वे उन्हें अपना नेता मानते हैं, पर संजय राउत से सभी नाराज हैं। उनका मानना है कि राउत की वजह से ही शिवसेना भाजपा गठबंधन टूटा। नेताओं का यह भी कहना है कि राउत शिवसेना से ज्यादा एनसीपी मुखिया शरद पवार के लिए काम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। भाजपा ने एक और चुनाव में कांग्रेस को साफ कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश में हुए पंचायत उपचुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए पूरे विपक्ष को नेस्तनाबूद कर दिया है। इन चुनावों में भाजपा को 130 में से कुल 108 सीटें मिली हैं, जबकि एनपीपी को 5, कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड को 3-3 और निर्दलीय ने 11 सीटें हासिल की हैं। इतनी बड़ी जीत के बाद राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य के निवासियों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने ट्वीट कर पीएम मोदी का आभार जताते हुए लिखा, मैंने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 6 साल पूरे कर लिए हैं। मुझे यह जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार। राज्य सरकार के अधिकारियों और लोगों के निरंतर समर्थन से हमारी सरकार ने राज्य में विकास सुनिश्चित किया है। गौरतलब है कि राज्य में 14 जून को 130 ग्राम पंचायत सीटों और 1 जिला पंचायत सदस्य सीट पर पंचायत के माध्यम से चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन इनमें से 116 सीटों पर आवेदकों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया, जिसमें से बीजेपी को 101 सीट, एनपीपी और कांग्रेस को 1-1 सीट और जदयू और निर्दलीय आवेदकों के माध्यम से 10 सीट मिली। जबकि बाकी बची 14 सीटों के लिए चुनाव हुए, जिसके लिए वोटों की गिनती 16 जुलाई को हुई और उसके बाद आए परिणामों के बाद सभी सीटों के लिए आंकड़े जारी किए गए। राज्य चुनाव आयुक्त हेज कोजीन ने बताया कि अंतिम परिणामों में भाजपा को 108 सीटें मिली हैं, जबकि नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी ने इस उपचुनाव में 5, कांग्रेस और जदयू ने 3-3 और निर्दलीय ने 11 सीटें हासिल की हैं। उन्होंने बताया कि कुल 4057 पात्र मतदाताओं में से 84.55% मतदाताओं ने 14 ग्राम पंचायत प्रतिभागियों और 1 जिला पंचायत सदस्य को चुनने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। गौरतलब है कि अरुणाचल प्रदेश में कुल 8,216 ग्राम पंचायत सीटें और 242 जिला पंचायत सीटें हैं। वहीं अब अगर देखा जाए तो राज्य की कुल ग्राम पंचायत सीटों में से बीजेपी के पास 6,378 सीटें, कांग्रेस के पास सिर्फ 378, एनपीपी के पास 243, जदयू के पास 159 और निर्दलीय के पास 1046 सीटें हैं। जबकि जिला पंचायत सदस्य की सीटों में सत्तारूढ़ भाजपा के पास 188, जदयू के पास 10, कांग्रेस के पास सिर्फ 9, एनपीपी के पास 5 और निर्दलीय 24 सीटों पर हैं। वहीं सीएम खांडू ने कहा है कि पूर्वोत्तर भारत को मोदी शासन के तहत नई पहचान दी गई है और उनके निर्देशों के कारण पूर्वोत्तर की गतिशीलता को संशोधित किया गया है। यही वजह है कि अब भारत के लोग पूर्वोत्तर और अरुणाचल के बारे में भी जानते हैं। दलितों के लिए प्रमुख आवेदन और योजनाएं मोदी सरकार के माध्यम से जारी की गई और उनके प्रयासों से अब भाजपा के लिए उच्च गुणवत्ता वाले परिणामों से जनता लाभान्वित हो रही है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हम बेहतर गुणवत्ता वाली राजनीति करते हैं, परिवर्तनकारी शासन और मानव सशक्तिकरण हमारी पहचान है। उन्होंने पीएम मोदी की सराहना करते हुए कहा कि लोकसभा से संसद सदस्य जो अरुणाचल पूर्व संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों को पसंद करते हैं, जिन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों पर अद्वितीय ध्यान दिया और उस स्थान में सुधार किया जो कांग्रेस शासन के दौरान रुका हुआ था। अरुणाचल प्रदेश के इस उपचुनाव परिणाम से पता चलता है कि भाजपा पार्टी पर लोगों का भरोसा कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ के नाम के ऐलान के ठीक अगले दिन विपक्ष की तरफ से शरद पवार ने मार्गरेट अल्वा के नाम का ऐलान किया। मतलब कि जगदीप धनखड़ से मार्गरेट अल्वा का मुकाबला होगा। लेकिन यशवंत सिन्हा के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के बाद से अब तक विपक्ष इस कदर बिखर गया है कि मार्गरेट अल्वा की दावेदारी बेहद कमजोर पड़ गई। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने इससे किनारा कर लिया। शरद पवार ने उन्हें फोन तो किया, लेकिन बात नहीं हो सकी। ऐसा ही अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ। अरविंद केजरीवाल के लिए जगदीप धनखड़ की दावेदारी को खारिज कर कांग्रेसी उम्मीदवार को वोट देना इसलिए महंगा पड़ेगा क्योंकि धनखड़ न सिर्फ किसान परिवार से आते हैं, बल्कि वे जाट समुदाय के भी हैं। पंजाब में कांग्रेस को सत्ता जट सिखों के सहारे ही मिली है और बिना जाटों के हरियाणा में भी पांव जमाना उनके लिए मुश्किल होगा। मुश्किल तो इस बार जयंत चौधरी के साथ भी है, क्योंकि जाट वोट बैंक की सियासत करने वाले जयंत के लिए जगदीप धनखड़ को वोट नहीं देना संकट में डालेगा। ममता बनर्जी के जो संकेत हैं उससे साफ है कि ममता बनर्जी इस बार कांग्रेस के साथ नहीं जाने वाली। कांग्रेस के हिस्से सिर्फ शरद पवार, डीएमके और कुछ छोटी छोटी पार्टियां ही रहेंगी। लेफ्ट पार्टियां भी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में सोच समझकर ही फैसला करना चाहेंगी,
क्योंकि मामला राज्यसभा का है और यहाँ समझदारी गई दुर्घटना हुई। व्यक्तिगत तौर पर लेफ्ट के नेताओं से जगदीप धनखड़ के संबंध बेहद अच्छे बताए जाते हैं। हालांकि शरद पवार ने मार्गरेट अल्वा के नाम का ऐलान करते हुए कहा कि 17 विपक्षी दलों की मंजूरी उनके नाम को लेकर थी, वो अपना नामांकन दाखिल करेंगी। मार्गरेट अल्वा के नाम की घोषणा करते हुए एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि हमने ममता बनर्जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो व्यस्त थी। अरविंद केजरीवाल से भी संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने कुछ दिन पहले यशवंत सिन्हा के लिए समर्थन की घोषणा की है और जल्द ही मार्गरेट अल्वा के लिए अपने समर्थन की घोषणा करेंगे। मार्गरेट अल्वा 1974 में पहली बार राज्यसभा के लिए चुनी गई। इसके बाद वो लगातार राज्यसभा सदस्य रहीं और साल 1999 में लोकसभा के लिए चुनी गई। वो केंद्र में मंत्री भी रही। साथ ही अल्वा राजस्थान, गोवा की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। कर्नाटक की रहने वाली मार्गरेट अल्वा 5 बार सांसद रहने के अलावा राजीव गांधी कैबिनेट और नरसिम्हा राव की सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा की तरह एक बार फिर से चौंकाया है। भाजपा ने उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। भाजपा की संसदीय बोर्ड की बैठक में उपराष्ट्रपति पद के लिए बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान किया गया। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। वहीं दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके नाम का ऐलान किया। इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। जगदीप धनखड़ के नाम की घोषणा के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, किसान पुत्र जगदीप धनखड़ जी अपनी विनम्रता के लिए जाने जाते हैं। उनका शानदार कानूनी विधायी कैरियर है। वो राज्यपाल भी हैं। उन्होंने हमेशा किसानों, युवाओं, महिलाओं और वंचितों की भलाई के लिए काम किया है। खुशी है कि वो हमारे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। गौरतलब है कि जगदीप धनखड़ के नाम की घोषणा उपराष्ट्रपति पद के लिए करके भाजपा ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू से ताल्लुक रखते हैं और राजस्थान उनकी कर्मभूमि भी रहा है। वो यहाँ से विधायक और सांसद भी रह चुके हैं और खास बात यह है कि राजस्थान में अगले साल चुनाव होने हैं। इसीलिए भाजपा ने एक तरह से मतदाताओं को संदेश दिया है। वहीं धनखड़ इस समय पश्चिमी बंगाल के गवर्नर हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के बाद हुई हिंदू विरोधी हिंसा में धनखड़ सीधे हिंसाग्रस्त जगहों पर पहुंच गए थे। किसी राज्यपाल को ऐसा करते देखना वास्तव में सबके लिए आश्चर्य था, लेकिन हिंदू विरोधी हिंसा को धनखड़ ने बर्दाश्त नहीं किया और ममता बनर्जी को उन्होंने अपनी संवैधानिक समझ से हमेशा मुश्किलों में डाला। इसीलिए उन्हें उपराष्ट्रपति बनाकर भाजपा अपने बंगाल के मतदाताओं को भी संदेश देना चाहती है। इतना ही नहीं, धनखड़ एक खांटी किसान परिवार से आते हैं और जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इसीलिए राज्यपाल के बाद उन्हें उपराष्ट्रपति बनाकर भाजपा किसानों की राजनीति पर भी अपना पाला मजबूत करेगी और इसके साथ ही किसानों की कथित राजनीति करने वाले राकेश टिकैत और किसानों के मुद्दों पर भाजपा को घेरने वाले सत्यपाल मलिक को भी भाजपा बहुत जोर का झटका धीरे से देगी और उन्हें हाशिए पर धकेलेगी। वहीं एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम की घोषणा होने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के लिए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि वेंकैया नायडू के हास्य और हाजिर जवाबी को याद किया जाएगा। कई मौकों पर उन्होंने विपक्ष को बहुत उत्तेजित किया, लेकिन इन सब के बाद भी वो एक अच्छे शख्स हैं। वो भले ही रिटायर हो रहे हों, लेकिन मुझे पता है कि वो कभी टायर्ड नहीं होंगे। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन 19 जुलाई तक होगा। इसके बाद 20 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 22 जुलाई तक नामांकन करने वाले उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। वहीं 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनने के लिए दिन में 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसी दिन वोटों की गिनती भी हो जाएगी और चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। इससे पहले दिल्ली में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी भाजपा के दिल्ली हेडक्वार्टर पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति चुनाव में समाजवादी पार्टी विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रही है, लेकिन यह समर्थन अब समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव को भारी पड़ रहा है। पहले तो अखबार की एक पुरानी कटिंग शेयर करते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की बोलती बंद कर दी। अब उसी कटिंग के सहारे अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव ने अफसोस भरी चिट्ठी लिखकर उन्हें नसीहत दी है। दरअसल साल 1997 की यह कटिंग एक अंग्रेजी अखबार की है। इसमें यशवंत सिन्हा ने तत्कालीन रक्षा मंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट करार दिया था। इसी का सहारा लेते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव से पूछा था कि जिन्हें आप राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन दे रहे हैं, उनके मुलायम सिंह यादव पर दिए गए बयान को लेकर क्या कहेंगे। और अब उस पर शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को एक पत्र लिखते हुए नसीहत दी है। इसी संदर्भ में अपने पत्र में शिवपाल यादव ने कहा है कि नियत की अजीब विडंबना है कि समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव में उस व्यक्ति का समर्थन किया है जिसने हम सभी के अभिभावक और प्रेरणा व ऊर्जा के स्रोत
आदरणीय नेताजी को उनके रक्षा मंत्रित्व काल में पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था ISI का एजेंट बताया था। शिवपाल ने यह भी कहा है कि बेहद अफसोस हो रहा है कि जो समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के बारे में एक शब्द सुनने को तैयार नहीं थी, वो आज उनके खिलाफ बयान देने वाले को राष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार बना रही है। उन्होंने आगे लिखा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि समाजवादी पार्टी को राष्ट्रपति प्रत्याशी के तौर पर एक आदत समाजवादी विरासत वाला नाम न मिला। यह कहते हुए मुझे दुख और क्षोभ हो रहा है कि जो समाजवादी कभी नेताजी के अपमान पर आग बबूला हो जाते थे, आज उसी विरासत के लोग नेताजी को अपमानित करने वाले व्यक्ति का राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन कर रहे हैं। ऐसा लगने लगा है कि पूरी पार्टी मजाक का पात्र बनकर रह गई है। अंत में शिवपाल यादव ने कटाक्ष किया है, प्रिय अखिलेश जी, मुझे अपनी सीमाएं पता हैं, आप समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, ऐसे में मेरा सुझाव है कि उपरोक्त बिंदुओं के आलोक में अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। हालांकि शिवपाल यादव के इस लेटर पर समाजवादी पार्टी की तुरंत प्रतिक्रिया भी आ गई। इसमें सपा प्रवक्ता ने कहा कि जिस बीजेपी का यह बयान था कि नेताजी ISI के एजेंट हैं, उसी के कैंडिडेट को शिवपाल यादव समर्थन दे रहे हैं। शिवपाल यादव नेताजी का समाजवाद भूल गए हैं। नेताजी ने कल्याण सिंह को माफ किया था। सपा की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, विचारधारा से है। NDA उम्मीदवार को समर्थन देने में शिवपाल यादव पुनर्विचार करें। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने जिस खबर के हवाले से यह दावा किया है, वो 15 जनवरी 1997 में एक अंग्रेजी अखबार में छपी थी। तब HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री हुआ करते थे और मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री। यशवंत सिन्हा उस समय बीजेपी के कद्दावर नेता थे। इस खबर के मुताबिक यशवंत सिन्हा ने खुफिया रिपोर्ट के हवाले से आरोप लगाया था कि मुलायम सिंह यादव ISI के एजेंट थे। यशवंत ने कहा था कि इस संबंध में PMO में एक फाइल भी मौजूद है। उन्होंने तत्काल PM HD देवगौड़ा से इस फाइल को देखने और एक्शन लेने की मांग की थी। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि काठमांडू में ISI एजेंटों की मेजबानी करने वाले नेपाल के सांसद मिर्जा दिलशाद बेग के साथ उनके घनिष्ठ संबंध के कारण उन्हें रक्षा मंत्री बनने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।